नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HE हिसार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब हम ज़रूरत से अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करने लग जाते हैं तो उसका ज़मीन के स्वास्थ्य पे एक किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उसका वैज्ञानिक पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज में हमने 2 वीडियो इससे पहले बनाई हैं। सबसे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें ये बताया था कि अधिक मात्रा में रासायनिक खाद, विशेष तौर पे यूरिया जब प्रयोग करते हैं तो उनका पौधे के स्वास्थ्य पे या उसके मेटाबॉलिज्म पे या उसके बढ़वार पे कैसे प्रभाव पड़ता है। दूसरी वीडियो में बताया था कि जो पोषक तत्व हैं उनकी जो मोबिलिटी है या वो ज़मीन में विद्यमान है या पौधे के अंदर उनकी जो गति है, जो चलायमान रहते हैं, उनकी उपलब्धि पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है अधिक रासायनिक खादों की वजह से। तो इसमें जानेंगे किस तरह से ज़मीन के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब ऐसी एक चिंताजनक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसान जैसे ज़मीन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, जैविक कार्बन लगातार कम होता जा रहा है, ज़मीन के पोषक तत्व लगातार कम होते जा रहे हैं। तो इसमें किसान जो विशेष तौर पे सब्जियां की खेती करते हैं वो अधिक मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल और DAP जैसे खादों का इस्तेमाल करने लग गए हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी सब्जियां हमारे मार्केट में आएँ और अच्छा रेट हमें मिल सके। तो किसान भाइयों, जैसे पहले मैंने बताया, अब उसके अलावा अब ज़मीन पर किस तरह से, एक मिट्टी के स्वास्थ्य पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। ज़मीन का स्वास्थ्य 3 तरह का होता है, जैसे भौतिक स्वास्थ्य है, रासायनिक स्वास्थ्य है और जैविक स्वास्थ्य है। जैसे एक आदमी के बारे में, हमारे शरीर के बारे में कहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है और साइकिक स्वास्थ्य कैसा है। तो इसके बारे में जब ये तीनों सतर पे हमारा स्वास्थ्य मजबूत हो जाता है तो तब सही मायने में स्वस्थ माना जाता है व्यक्ति। तो इस तरह से ज़मीन का भी वही बात है कि जब भौतिक स्वास्थ्य खराब होता है तो ये भी अगले दोनों तरह के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, या रासायनिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, ये भी भौतिक और जैविक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इस तरह से तीनों का आत्मनिर्भरता है, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं ये। तो जब हम अधिक मात्रा में या यूरिया का एक जनरल भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब मिट्टी में यूरिया जाता है तो उसका जो कन्वर्जन होता है, तो उसके अंदर अमाइड फॉर्म होती है, तो वो एक तरह से अमोनियम और नाइट्रेट में तब्दील हो जाती है, एक इसकी चेंज हो जाती है फॉर्म, और कुछ अमोनियम बदलती चली जाती है, कुछ नाइट्रेट में बदलती चली जाती है। जो नाइट्रेट है वो पहले पौधे यूज कर लेते हैं, जो अमोनियम है वो मिट्टी के ऊपर अपना घर कर लेती है, मिट्टी के कणों के ऊपर बैठ जाती है। जो कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह होते हैं उनको रिप्लेस करके उनकी जगह बैठ जाती है ये। तो जब नाइट्रेट जब सॉइल सॉल्यूशन में आ जाते हैं, मिट्टी के अंदर जो घोल होता है पानी का, उसमें नाइट्रेट आ जाते हैं, तो सबसे पहले पौधा उनको लेता है। और जब अमोनियम फिर धीरे धीरे वो भी नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, उसमें भी माइक्रोब्स काम करते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, जो नाइट्रेट और नाइट्रेट में अमोनियम की तब्दीली करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फिर पौधा उसको यूज कर पाता है। तो इसमें जब खेत में डालते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है नाइट्रेट के तौर पे पौधा ले लेता है, लेकिन जो अमोनियम फॉर्म होती है इमीडिएटली सारी जो है वो प्रयोग नहीं हो पाती। तो उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो एक अमोनिया के रूप में रिलीज हो जाता है, अमोनियम से अमोनिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस में। तो ये जो अमोनिया गैस बनती है ये खतरनाक होती है, काफ़ी जहरीली होती है, जो पौधे की जड़ों को प्रभावित कर सकती है। और जो बीज, जैसे नई सीडलिंग है या बीज जो जमने लग रहे हैं या जो पौध है, नई पौध है, उनको ये जला सकती है, उनको एक तरह से नष्ट कर सकती है, उनके सेल्स को। इसी तरह खड़ी फसल में भी अगर pH हाई है, टेम्परेचर ज़्यादा है, मॉइस्चर भी हाई है, और जब हम इसको एक जो यूरिया को खेत में डालते हैं तो उसमें भी अमोनिया गैस जब बनती है तो खड़ी पौध को भी वो नुकसान कर सकती है और उसमें भी फसल को जलाने की एक संभावना बनी रहती है। तो ये एक तरह से जब शुरू में विशेष तौर पे जब हम अधिक मात्रा में यूरिया का एक प्रयोग करने लग गए हैं तो जब जो एक पौधा ले लेता है नाइट्रेट के फॉर्म में,
कुछ अमोनियम के फॉर्म में मिट्टी के कणों के ऊपर फिक्स हो जाती है, लेकिन जो फालतू बच जाती है वो अमोनिया के रूप में कन्वर्ट होकर के, और वो एक तरह से भूमि के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, पौधे की जड़ों को प्रभावित करती है, इंजरी करती है। इसके अलावा जो अमोनिया गैस है, ये जो भूमि के अंदर सूक्ष्म जीवाणु हैं या केंचुए हैं, उन दोनों के जीवन को भी प्रभावित करती है, उनको भी मारती है, उनकी संख्या को भी कम करती है। और जब सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए प्रभावित होते हैं, समझो मिट्टी का हर स्तर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। उससे मिट्टी का जो जैविक कार्बन है या हुमस है, उसके बनने में भी बाधा आने लगती है। जो अवशेष वगैरह गोबर का खाद हम खेत में डालते हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग है, यानी कि जो हुमस में उसको बदलना होता है, एक पके हुए भोजन में जो उसको बदलना होता है, उसमें भी रुकावट आने लगती है। और खेत के जो केमिकल हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो भी एक तरह से बिगड़ने लगता है। जैविक कार्बन उसका घटने लगता है, और उसकी जो पोषक तत्वों की जो अक्षमता है वो भी घटने लगती है, और उनका जो मिनरलाइजेशन है वो भी घटने लगता है, जिससे पौधे को उनकी उपलब्धि भी घटने लगती है। तो इस तरह से जो भौतिक स्वास्थ्य था वो केमिकल स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। जैसे भौतिक स्वास्थ्य में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट गुण है वो है सॉइल एग्रीगेशन, यानी कि मिट्टी का भूरभूरापन, उसका दानेदार मिट्टी का हो जाना, और उसका काला रंग, यानी कि एक स्लेटी रंग की तरफ उसका रंग में तब्दीली हो जाना। तो इसके अलावा उसकी पानी और हवा की संचालन अक्षमता है, कंडक्टेंस ऑफ वाटर एंड एयर है, वो भी प्रभावित होने लगती है, क्योंकि उसकी पोरोसिटी, जो पोर्स हैं उसके अंदर जो सुराख हैं, रंध्र हैं, वो भी प्रभावित होने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन और सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा घटने लग जाती है। तो इस तरह से उसकी जो बल्क डेंसिटी है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो इस तरह से भौतिक स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ रासायनिक स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। और उसके बाद जो जैविक स्वास्थ्य है, जिसमें विशेष तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल कॉलोनीज की बात आती है, तो उसका भी, उनकी भी संख्या कम होने लगती है। तो इस तरह से एक भूमि का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। तो अब ये हुआ कि जो उसके अंदर जो अमोनिया रिलीज हुई थी, ये उसका असर बताया मैंने आपको। इसके अतिरिक्त जब हम यूरिया या कोई भी खाद डालते हैं, या DAP SSP जो भी खाद डालते हैं, तो उसमें जो पोषक तत्व होता है, जैसे नाइट्रोजन होती है, उसको बांधने के लिए इनर्ट मटेरियल यूज किया जाता है, एक व्यर्थ का पदार्थ, जिसके ऊपर जो नाइट्रोजन है या फास्फोरस वो बंध जाती है। जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, तो उसमें 54% इनर्ट मटेरियल होता है। और जब हम अधिक मात्रा में ये खाद प्रयोग करने लग जाते हैं, तो इनर्ट जो मटेरियल है, जो चिपचिपा पदार्थ है, जो उनको पकड़ के रखता है पोषक तत्वों को, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। और उसकी मात्रा बढ़ने की वजह से जो जमीन का पोर स्पेस है या कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज वो होती हैं जो पतली एक तरह की कैपिलरी बन जाती हैं नीचे तक, जो मिट्टी के जो एक पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में चैनल बन जाती है पतली पतली। उन चैनल में से जो नीचे से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो ऊपरली सतह पर आ जाते हैं, और जो पानी है निचली सतहों पे वो भी ऊपर क्षण क्षण के ऊपर आता है, और वही फिर वाष्पीकरण वातावरण में चला जाता है, और जो पोषक तत्व हैं वो भूमि की ऊपरी सतह पर छूट जाते हैं। तो जो पोर स्पेस है वो बंद होने लगते हैं, और कैपिलरीज हैं वो भी डिस्टर्ब होने लगती हैं, वो बंद होने लगती हैं। तो इसका प्रभाव ये होता है कि ज़मीन की पोरोसिटी घटने की वजह से, और उसमें जो पानी का इनटेक है वो भी घटने लगता है, और जो पानी धारण करने की क्षमता है वो भी घटने लगती है ज़मीनों की। तो इस तरह से इसका प्रभाव इस तरह भी होने लगता है कि उसकी पोरोसिटी और उसका जो एक कैपिलरी है वो डिस्टर्ब होने लगती है। अब जो यूरिया है, यूरिया का जो एक बेसिक स्वभाव है वो एसिडिक है, इसको एसिडिक फर्टिलाइजर बोला जाता है। इसकी जो एसिडिटी इक्विवेलेंट है वो 80 है। इसका मतलब ये है कि जब हम 100 किलो अगर यूरिया डालते हैं, तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए, उसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए 80 किलो कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत होती है। यानी कि ज़मीन के अंदर जो कैल्शियम है और जो अमोनियम या अमोनिया यूरिया के थ्रू आया है, वो ज़मीन के 80 किलो कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह अमोनियम बैठ जाता है। तो कैसे आता है ये, जब हम अप्लाई करते हैं तो मिट्टी के जो ऊपर होता है वो माइनस चार्ज होता है,
नेट चार्ज जो माइसील के ऊपर जो पार्टिकल है मिट्टी का, उसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, और उसके साथ माइनस चार्ज के साथ जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये प्लस चार्ज के होते हैं, ये कैटायन होते हैं, तो उसके ऊपर बंधे रहते हैं, ये एक गांठ बना के, यानी कि एक एसोसिएशन में उसके साथ राइडर के तौर पे ये वहाँ ठहरे रहते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में जैसे यूरिया का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो ये यूरिया में जो अमोनियम है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिप्लेस करने लग जाती है खेत में। तो ये जब रिप्लेस होते हैं तो ये सॉइल सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और ये भी एक सोल्यूबल या पार्शली सोल्यूबल होते हैं। तो इसकी वजह से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये लीच डाउन कर जाता है ज़मीन का। तो अब हम ये आमतौर पे देख रहे हैं कि जो धान गेहूँ फसल चक्र है उत्तर पश्चिम भारत में, तो इसमें हम देखते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, फास्फोरस का इस्तेमाल जैसे बढ़ता जा रहा है, विशेष तौर पे एक यूरिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, फिर भी सॉइल की पीएच बढ़ती जा रही है। जबकि यूरिया का जो बेसिक नेचर है वो एसिडिक है, एसिडिक फर्टिलाइजर होता है, लेकिन जमीनों की पीएच बढ़ रही है, 8 से भी ऊपर जा रही है, 7.5 पौने 8 तक पीएच आम जमीनों की आ गई है, 8.2 भी काफ़ी ज़मीनों की है, और 8.5 से ऊपर भी कुछ ज़मीनों की जा रही है। अब इस हालात में मान लो हम ज़्यादा मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम उसमें से वाश होने लगते हैं, और मान लो हमारे पानी में सोडियम है, यानी कि इनसोल्यूबल जो साल्ट्स हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हैं, सोडियम है, या हम खेत में रेजिड्यूज मिला रहे हैं। रेजिड्यूज में क्या होता है कि फर्स्ट फेज ऑफ डिकम्पोजिशन में एसिड्स बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, उनमें एक कार्बोनिक एसिड भी होता है, और कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है, तो इससे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी बन जाते हैं। और अगर पानी में भी सोडियम है तो उसमें एक संभावना ये बनती है कि हमारी जो पीएच है ज़मीन की वो बढ़ सकती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो यूरिया का स्वभाव है वो एसिडिक है। तो इस तरह की स्टडीज हमें करने की ज़रूरत है। ये हो सकता है लिटरेचर में कहीं भी अवेलेबल ना हो, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस में बातें जो आ रही हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अब इन चीज़ों को हम प्राकृतिक खेती में किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक खेती में एक मोटी सी बात यह है कि प्राकृतिक खेती सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। हमें फसल की देखभाल नहीं करनी, उनकी अपने आप हो जाएगी अगर हम कामयाब हो गए हैं सूक्ष्म जीवाणुओं की और केंचुओं की संख्या बढ़ाने में। जब सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है तो उनके अंदर से कुछ ऐसे पदार्थ रिलीज होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, जो नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अवशेषों में भी ऑर्गेनिक एसिड थे, लेकिन वो हानिकारक थे। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड माइक्रोब्स में और अर्थवॉर्म सीक्रेट करते हैं, जो जमीन में निकालते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड जमीन की पीएच को कम करने में सहायता करते हैं। और जमीन की पीएच जब न्यूट्रल की तरफ आती है, जैसे 7 7.5 की तरफ आती है, तो उसमें जो पोषक तत्व हैं, विशेष तौर पे फास्फोरस है, और जैसे कॉपर, मैंगनीज, आयरन, जिंक जैसे, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे एक जो पोषक तत्व हैं, जो कैटायंस हैं, उनकी जो एक अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धि है, वो जमीन में बढ़ने लगती है ऑर्गेनिक एसिड्स की वजह से। दूसरा, एंजाइम रिलीज होते हैं, साइड्रोफोर रिलीज होते हैं, ईपीएस एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड रिलीज होते हैं, और पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया जैसी जो एक ये रिलीज होते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक एसिड जब रिलीज होते हैं, एंजाइम जब रिलीज होते हैं, तो जो पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध नहीं हो रहे थे, जो जमीन में फिक्स होकर के पड़े हुए थे, उनकी उपलब्धि बढ़ने लग जाती है। और एक जमीन में भी एक नेचुरल, एक जियो बायोकेमिकल साइकिल बना रहता है, जिससे पौधे को सभी तत्वों की उपलब्धि एक समान मात्रा में होती रहती है, और एक बैलेंस जमीन में भी और प्लांट के अंदर भी बना रहता है, जिससे पौधे की बढ़वार में एक इम्यूनिटी भी बढ़ती है पौधे की। और इसके साथ साथ जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कीड़े और बीमारियों को सहन करने की या टॉलरेट करने की एक रेजिस्टेंस की क्षमता है, वो भी बढ़ जाती है, जिससे हमें पैदावार भी ज़्यादा मिलती है और कीड़े बीमारियों का भी अटैक ज़्यादा कम होता है। और इसके अतिरिक्त जो एक इम्यूनिटी है प्लांट की, एक ज़मीन की इम्यूनिटी है जो एक, वो भी बढ़ जाती है। और इससे हर तरह से जो ये एक प्रभाव, जब एक हम यूरिया जैसे खादों का, डीएपी जैसे खादों का अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे डीएपी जैसे ज़्यादा
जब अमाउंट में हम डाल रहे हैं, तो फास्फोरस भी एक ऐसा तत्व है जो लगभग सभी तत्वों को अपने साथ बांध लेता है और पौधे को उपलब्ध नहीं होने देता है। तो प्राकृतिक खेती में ये जो साइट्रोफोर है या ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या माइक्रोब्स हैं, अर्थवर्म हैं, ये इन सब को बंधने से रोकते हैं, चिल्लेटिंग एजेंट देते हैं, चिल्लेटिक कंपाउंड पैदा करते हैं, ये बंधने से रोकते हैं और पौधे को इनकी उपलब्धि लगातार बनी रहती है। धन्यवाद।